तो इसी चीज को एक लॉ के फॉर्म में अगर हम डिफाइन कर दें, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड चेंज तो होगी, ये तो हमको समझ में आ गया कि प्राइस जब ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। इलास्टिसिटी का जो नंबर निकल के आया है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमको क्या बताता है, ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप फिट कर लेना। तो आपके लिए क्या होगा? Alright, hello everyone, welcome back to CFA by PW। मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का CFA लेवल 1 फाउंडेशन बैच में। ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग CFA प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी प्री रिक्विजिट्स के साथ, जो कि आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग में आपकी हेल्प करने वाली है। और आज हम इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी थी और अच्छे से पढ़ी थी, उनके लिए कुछ रिवीजन होगा और कुछ चीजें हैं जो आपके लिए नहीं भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कौन लोग यहाँ ऑलरेडी जानते हैं? आई थिंक हम सब जानते हैं। बस एक फॉर्मल स्टेटमेंट, अगर हम उसको डिफाइन कर दें एक फॉर्मल स्टेटमेंट में, तो वो लॉ बन जाता है। अदरवाइज ये चीज जानते हैं हम सब है। क्या जानते हैं हम सब? कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ा दी जाए तो नेचुरली कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या होगा? उसकी रिक्वायरमेंट, उसके डिमांड कम होगी, राइट। और वहीं किसी चीज को अगर हम और सस्ता कर दें तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा कंज्यूमर्स का? उसको लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसी चीज को एक लॉ के फॉर्म में अगर हम डिफाइन कर दें, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। एज द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, जैसे जैसे किसी गुड की, राइट, हम यहां पर प्रोडक्ट्स को गुड्स बोलेंगे, तो जैसे जैसे किसी गुड की प्राइस बढ़ेगी, बायर्स चूज टू बाय लेस ऑफ इट। उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होने लग जाती है। एंड जैसे उसकी प्राइस गिरती है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, राइट। तो इकोनॉमिक्स देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सरल चीज है और ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, राइट। जैसे लोग बिहेव करते हैं उस चीज को हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और लॉ के फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर देते हैं। इसीलिए मुझे इकोनॉमिक्स बेहद पसंद है। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मेरी स्टेट हाईएस्ट मार्क्स आई थी इसमें। मतलब मुझे इतना मजा आता था ये सब्जेक्ट पढ़ के। ओके, सो आई होप आपको भी मेरे साथ ये पढ़ के उतना ही मजा आएगा। हमारे सामने एक डायग्राम है। इस पर्टिकुलर लॉ को हम डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम में आप ये जो लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। ओके, एंड इस पर्टिकुलर कर्व का आप अगर शेप देखेंगे, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इस लॉ को ही रिफ्लेक्ट करता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? कि जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, वैसे वैसे क्वांटिटी जो है इंक्रीज होगा, राइट। तो यही चीज हमको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बताती है। ओके, एंड वाइसी वर्सा एज वेल। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा लोग क्या होंगे? यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे। आई बिलीव आप देख पा रहे हैं मेरे पेन के मार्कर्स। मैं इसको रेड कर लेता हूं, इफ दैट वुड बी मोर विजिबल। अगर मेरी प्राइस अगर अभी P3 है और अभी क्वांटिटी जो हम बेच रहे हैं वो Q3 है, पर अगर मैं प्राइस को बढ़ाकर P1 तक ले जाऊंगा तो क्या होगा? उसके डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होकर यहां पहुंच जाएगी, दैट इज क्वांटिटी Q1 पर, राइट। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द शेप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, यही है हमारी डिमांड कर्व जो लॉ ऑफ डिमांड को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी की तरफ। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। कि डिमांड चेंज तो होगी, ये तो हमको समझ में आ गया कि प्राइस जब ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा तो लोग रिएक्ट करेंगे, पर वो रिएक्शन कितना जोर का आएगा, दिस इज व्हाट इज टेस्टेड और मेजर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अब इलास्टिसिटी कई तरीके की होती है। एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, राइट। तो हम पहले बात कर रहे हैं ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी के पहले मैं कुछ ना कहूं तो हम यूजुअली यही मानते हैं कि हम ओन प्राइस की बात कर रहे हैं। ओन प्राइस का मतलब है जिस प्रोडक्ट, जिस गुड की डिमांड नीचे या ऊपर जा रही है, उसी
गुड्स की प्राइस में चेंज हुआ है। ओके, सो आओ इसको पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम कैसे लिखते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी, आपने मान लीजिए प्राइस में चेंज किया था 2%, आपने प्राइस को 2% या तो बढ़ा दिया था या तो घटा दिया था, हमने यहां पे चेंज लिखा है। ओके, तो 2% अगर प्राइस में चेंज आया तो उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, लेट्स से दैट वुड बी 10%। ठीक है, मैंने बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कुछ 5। ठीक है, मतलब कोई किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा, किसी को पॉइंट समथिंग मिलेगा, राइट, कुछ भी एक नंबर आएगा। अब इस नंबर का मतलब क्या है, हम वो चीज यहां पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इलास्टिसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन 1, अगर इलास्टिसिटी का जो नंबर निकल के आया है इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमको क्या बताता है, दैट पीपल आर वेरी मच सेंसिटिव टू प्राइस। मतलब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो लोग उस पर बहुत बढ़ चढ़कर रिएक्ट करते हैं, राइट। प्राइस में सिर्फ 2% का हमने क्या बढ़ा दिया, लोगों ने तो 10% की डिमांड गिरा दी, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू प्राइस। ओके, तो इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वेरी हाईली सेंसिटिव, अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, उसका जो नंबर है वो लेस देन 1 आया है, तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब होगा कि लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं है प्राइसेस को लेकर के, राइट। तो ऐसे हमको कुछ जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उन चीजों में हमको प्राइस इनसेंसिटिव देखने को मिलती है। अब मान लो ट्रंप सरकार ने ऐसा बोल दिया कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, इंडिया को बोला जा रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा। हमने नई नई अभी दुकान खोली है वेनेजुएला के नाम से, राइट। तो आप उस दुकान से माल क्यों नहीं खरीद रहे, वहां से खरीदिए। और वहां से अगर हम खरीदते हैं तो क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा तेल है, उसको प्रोसेस करने में हमको थोड़ा महंगा पड़ता है, राइट। तो जिस वजह से हमारी कॉस्ट क्या होगी, मान लो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पर चलो जो भी है, मतलब वट एवर बी द सिचुएशन, अगर हम पे इस तरीके की कुछ कंडीशंस लगाई जा रही है कि आपको महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, पर आप ये समझो इंडिया के लिए तेल जरूरी है कि नहीं, हमारे लिए क्रूड ऑयल जरूरी है कि नहीं, राइट। कि तो किसी भी देश के लिए जरूरी है, तो भले ही वो चीज इमीडिएटली थोड़ी सी महंगी भी हो जाए तो यार हमको खरीदना तो पड़ेगा, हमको हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसका अगर प्राइस महंगा भी हो जाए ना तो उसका डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या फिर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो दैट वुड बी इनइलास्टिक। और फिर तीसरा होता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब अगर ये चेंज जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू 1 निकल के आ जाए तो हम बोलेंगे वी आर परफेक्टली इलास्टिक। आप जैसा डिमांड बढ़ाओ, सॉरी प्राइस बढ़ाओगे, हम वैसे कम कर देंगे अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को, और जैसे ही आपने प्राइस को कम कर दिया हम वैसे ही बढ़ा देंगे। मतलब वी आर एब्सोल्युटली अडेप्टिंग टू द प्राइस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। इसी चीज को हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। आपके सामने जो सबसे पहला डायग्राम है ये सबसे एक्सट्रीम केस हो गया इन इलास्टिसिटी का, ठीक है। अब ये डायग्राम को जरा अच्छे से समझना। यहां पे देखो क्वांटिटी जो है, जो क्वांटिटी है वो हमारी लॉक हो गई है कि इतना तो हमको खरीदना ही पड़ेगा। अब चाहे प्राइस बाजार में कहीं भी चले जाए, प्राइस बाजार में कहीं भी किसी भी लेवल पे चले जाए, हम इतनी ही क्वांटिटी को बाय करते रहेंगे, राइट। ये कैसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है परफेक्ट इनइलास्टिसिटी का। ये हमको प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता। अरे यार घर में दाल आटा चावल तो आना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस कितने भी ऊपर क्यों ना चला जाए, जिंदा तो रहना है ना, राइट। तो ये हो गई उस तरीके की चीजें जिसकी डिमांड पूरी ही इनइलास्टिक होती है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि परफेक्टली इलास्टिक केस हो गया ये। तो परफेक्टली इलास्टिक केस में आपकी जो डिमांड है, डिमांड कर्व है, वो पूरी की पूरी फ्लैट हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया प्राइस जो है लॉक हो गया है। इस प्राइस को लॉक रखते हुए किसी को कितनी भी क्वांटिटी खरीदनी है वो खरीद सकता है, डिमांड ऊपर मतलब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो ये हो गए दो एक्सट्रीम केसेस। उसके बाद ये हो गया
थोड़ा सा इनइलास्टिक वाला केस, मतलब आप दिमाग में एक चीज फिट करके रख लीजिए, अगर कर्व जो है जितना ज्यादा स्टीप होगा, जितना ज्यादा सीधा होगा, उतना ज्यादा इन इलास्टिक का मैटर है। ओके, और कर्व जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी वहां पर होगी। ठीक है, ये चीज, ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप फिट कर लेना, तो आपके लिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट को और डायग्राम को लिंक करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो यहां पर कर्व जो है हमारा पूरा स्ट्रेट तो नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन काफी ज्यादा सीधा है, स्टीप है, इसीलिए ये इन इलास्टिक का केस है। और वहीं अगर मैं इलास्टिक डिमांड का केस बताऊं तो आप देख सकते हैं ये ज्यादा फ्लैटर है। ओके, ज्यादा फ्लैटर है। तो ज्यादा फ्लैट कर्व में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स है ना, जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है। और जो फ्लैट होता है ना, उसमें रिस्पॉन्स बहुत ही कम होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम रिस्पॉन्स आपको क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। और इन सभी केसेस के बीच का होता है जो यूनिट इलास्टिक अभी हमने बताया था ना, तीसरा वाला केस, जिसमें इलास्टिसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो उसमें आपकी कर्व कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये कर्व इस तरीके की क्यों है, बिकॉज इसमें जो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस का जो परसेंटेज है ना, वो पूरा एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये है डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, अभी हमने जो डिस्कस किया दैट वाज ओन प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप स्टडी कर रहे हो, जिस गुड को आप स्टडी कर रहे हो, उसी की प्राइस में अगर कोई चेंज होता है तो क्या इंपैक्ट होगा। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। दैट मींस अगर हमारी इनकम बढ़ गई या कम हो गई तो उसका असर उस पर्टिकुलर गुड पे क्या पड़ेगा। तो इसका आप एग्जांपल देखिए, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, ये डिपेंड करता है राइट, हमारी इनकम का जो असर है वो उस गुड पे क्या पड़ेगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल गुड है या फिर वो इंफीरियर गुड है। नॉर्मल गुड क्या होता है, जिसपे हम पॉजिटिवली पॉजिटिव इलास्टिसिटी दिखाते हैं, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप ज्यादा खरीदते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो गाड़ियां हैं, राइट, आपकी अगर नेटवर्थ मान लो 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई, तो आपके पास अब एक से शायद 2 गाड़ी आ जाएगी, शायद 3 गाड़ी आ जाएगी। 10 से 100 करोड़ हो गई तो आप शायद 10 गाड़ियां खरीद लोगे, राइट। मतलब आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप इस तरीके की जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको और ज्यादा कंज्यूम करोगे, राइट। लेकिन वही अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम का रिश्ता उल्टा होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इनकम, सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि वैसे हम इकोनॉमिक्स की बुक्स में तो बाजरा वगैरह पढ़ते हैं, राइट, कि पहले के टाइम में होता था ना कि भाई बाजरा मिल रहा है, आटा मिल रहा है, आटा प्रीमियम प्रोडक्ट है, बाजरा थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। तो शुरू शुरू में जब कोई बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ इनकम अर्न कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो बाजरा खाएगा ताकि थोड़े पैसे बचा सके। लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो आटे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये तो चलिए बहुत बुक वाला एग्जाम्पल हो गया। और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, राइट। आपको पता है कि नहीं, सेकेंड हैंड कपड़ों का भी मार्केट होता है, राइट। तो वो लोग किलो के भाव लाते हैं और फिर 100 रुपए 200 रुपए वैसे भेज देते हैं, राइट। तो वो सब मार्केट हो गया। तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप उस मार्केट में जाओगे, नहीं जाओगे, राइट, आप जाओगे सीधे शोरूम में। तो ये वाली चीज है। तो वो क्या हो गया, वो इंफीरियर गुड है। तो इंफीरियर गुड में उसकी डिमांड जो है ना वो कम होगी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी। ओके, आई गेस आप समझ गए होंगे। वैसे गाड़ियों पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। गाड़ियां बिकॉज गाड़ियों के लिए फिर मेंटेलिटी अलग होती है ना। चाहे वो गाड़ी सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, लेकिन कई लोगों के पास पैसे होते हैं तो भी वो सेकेंड हैंड लेना प्रेफर करते हैं। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी क्लियर हो गया, अगर इनकम के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है तो फिर वो नॉर्मल गुड है, राइट। तो वहां पे पॉजिटिव इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर वो इंफीरियर गुड है तो वहां पे हमको नेगेटिव इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, मतलब रिलेशनशिप जो है वो उल्टा है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, हम जिस प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं ना उसकी डिमांड ऊपर या नीचे जा रही है, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। प्राइस चेंज हो रहा है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट का, उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट का। जुड़ा हुआ प्रोडक्ट क्या होता है सर, जुड़ा हुआ प्रोडक्ट होता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट होता है, जैसे कि प्राइस ऑफ
गुड वाई राइजेस बिकॉज डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस। मतलब जैसे कि कोक और पेप्सी, राइट, अगर पेप्सी का दाम बढ़ा दिया जाए तो कोका कोला की प्राइस डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, राइट। इसका बेटर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अभी इंडिया में रिलायंस ने बहुत बड़ा धमाका किया है कैंपा लॉन्च करके, राइट। कई जगहों पर मैंने देखा है कोक और पेप्सी तो पूरे दिखने ही बंद हो गए, उनके तो पोस्टर्स भी दिखने बंद हो गए, उनके तो फ्रिज भी दिखने बंद हो गए। इन्होंने ऐसा हाईजैक किया है मार्केट को, इतने बड़े पुश के साथ अटैक किया है कि हर जगह पर कैंपा का ही फ्रिज देखने को मिल रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, अब इससे ये हो रहा है, इन्होंने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है ना, आपने देखा होगा शायद 500 ml वाली बोतल शायद 20 रुपए में ये लोग दे रहे हैं, राइट। जो चीज आपको कंपिटिटर्स 40 रुपए में दे रहा था, राइट। आई मे बी रॉन्ग विद द प्राइसेस, हो सकता है मैं प्राइस के लेकर के गलत हो सकता हूं, पर इतना तो मुझे, मैं 100% श्योर हूं, बिकॉज मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स पीता नहीं तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट द पॉइंट इज बहुत सस्ता बेच रहे हैं ये कंपिटिटर से, राइट। तो अब आप ये समझो, जो कोका कोला है और ये जो कैंपा का जो फिजी ड्रिंक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर कोई कैंपा खरीदेगा तो वो कोका कोला नहीं खरीदेगा, राइट। तो अगर किसी चीज की प्राइस कम हो गई, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसके प्राइस कम हो गई है, तो कोका कोला का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बताइए। तो इसकी डिमांड अपने आप कम हो गई। इसकी डिमांड क्यों कम हो गई, इसका प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कंपटीटर ने, सब्स्टिट्यूट ने अपना प्राइस कम कर दिया, तो इसकी डिमांड भी अपने आप कम हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसने अपना प्राइस कम किया तो मेरी डिमांड कम हो गई, उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो मेरी डिमांड बढ़ गई। क्या है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहीं उल्टा दूसरा कैटेगरी है कॉम्प्लीमेंट्स का। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का प्रोडक्ट है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गाड़ी और तेल का, राइट। अगर तेल महंगा हो गया, राइट, तो गाड़ियां अपने आप कम बिकनी शुरू हो जाती है, राइट, बिकॉज लोग फिर चलाना उसको उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस ऊपर गया तो डिमांड नीचे गया, ओके। मैं और एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे कि प्रिंटर और इंक कार्ट्रिजेस का, राइट। जो इंक आती है, जो कार्ट्रिज आती है, अगर वो महंगी हो जाती है तो प्रिंटर की डिमांड पे उसका असर पड़ेगा, प्रिंटर अपने आप कम बिकने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स, सो दे हैव नेगेटिव इलास्टिसिटी। किसी एक गुड का प्राइस, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका अगर प्राइस बढ़ा तो फिर जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, जो एक्स प्रोडक्ट है, उसकी भी डिमांड गिर जाती है, ओके। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि उस कंसर्न प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर या नीचे गया है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे जो जुड़ा हुआ प्रोडक्ट था, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, और हमारी कंसेंट प्रोडक्ट की डिमांड में ऊपर या नीचे क्या बोलते हैं उसको, उतार या चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। जब हम ये बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमांड ने हमको क्या सिखाया अभी, कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे जाता है ना। इसी चीज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये जो प्राइस नीचे जाने वाला कारण है ना, इसको दो रीजन से इकोनॉमिस्ट समझाते हैं कि वो क्यों नीचे जा रहा है। तो बोलते हैं सबसे पहला कारण होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये क्या बोलता है, बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं सब, और आप बिल्कुल पढ़ने के साथ साथ ही बोलोगे हाँ यही तो होता है, राइट, मेरे दिमाग में यही तो चलता है। तो आइए पढ़ते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, जब किसी चीज की प्राइस नीचे जाती है, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। किसी चीज की प्राइस नीचे गई तो वो क्या हुआ, वो सस्ता हो गया, कॉजिंग कंज्यूमर्स टू सब्स्टिट्यूट इट फॉर अदर गुड्स। हम कैंपा को, आप दुकान में गए, आपने देखा भाई कैंपा मिल रहा है 30 रुपए का, कोका कोला मिल रहा है 40 रुपए का, तो जब कैंपा ने प्राइस कम किया तो आप अपने आप नेचुरली आप इंक्लाइंड हो जाओगे उस तरफ कि यार कैंपा ही ले लेना, मेरे पिज्जा के साथ मेरे को तो कुछ पीने के लिए चाहिए था, कैंपा से ही काम चला लो ना, ऐसा कोई खास टेस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो मुझे लग नहीं रहा है, राइट। तो आप नेचुरली सब्स्टिट्यूट कर जाओगे उसको कोका कोला के लिए, राइट। ये नेचुरल रिएक्शन होगा आपका, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। This effect always acts to increase consumption of a good when its price
फॉल्स, राइट। तो जिस प्रोडक्ट का दाम कम होगा नेचुरली लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाएंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे बाकी प्रोडक्ट को डंप करते हुए, राइट। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। ये क्या बोलता है, अ प्राइस डिक्रीज इंक्रीजेस अ कंज्यूमर्स रियल परचेजिंग पावर। अब इसको जरा ध्यान से समझना, जब कैंपा ने अपना प्राइस गिरा दिया तो हुआ क्या, जो कंज्यूमर है ना उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई, राइट। उस कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ी है, राइट। पहले भी वो मान लो 1 लाख रुपए कमाता था, अब भी वो 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन अगर बाजार में चीजें सस्ती हो जाती हैं तो अब उसके पास ज्यादा चीजों को खरीदने का पावर आ गया, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, राइट। इस वजह से अब वो क्या करेगा, ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, एंड क्योंकि वो ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड और ज्यादा ऊपर जाएगा। बताओ लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो हमने दो रीजन पढ़े कि जब प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी क्यों बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बढ़ेगा। तो पहला रीजन कि लोग एक तो सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट से सस्ते वाले प्रोडक्ट की तरफ, ये होता है पहला रीजन। दूसरा रीजन, अरे सस्ता प्रोडक्ट तो मैं 2 भी खरीद लूंगा, मैं तो 3 भी खरीद लूंगा, 4 भी खरीद लूंगा, राइट। क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है ना, तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इस वजह से अगेन क्वांटिटी डिमांडेड और ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों इफेक्ट मिलके जो हमने टोटल लॉ ऑफ डिमांड का जो टोटल इफेक्ट पड़ा था ना, वो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ओके। पर इसमें एक थोड़ा सा और डिटेलिंग है, क्या बोल रहा है, फॉर नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट रीइंफोर्सेस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दैट इज बाय मोर। मतलब ये बोल रहा है कि इनकम इफेक्ट में अभी जो मैंने आपको समझाया है ना, नॉर्मल गुड्स के केस में वही चीज होती है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में ना थोड़ा सा अलग सीन होता है। क्या होता है, द इनकम इफेक्ट क्रिएट्स अ डिजायर टू बाय लेस पार्शियली ऑफसेटिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको जरा ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, नॉर्मल गुड्स, उनके केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने बोला वो भी यही बोलता है कि यार अगर प्राइस गिरा है ना, अगर प्राइस गिरा है तो ज्यादा खरीदो, और इनकम इफेक्ट भी यही बोलता है ज्यादा खरीदो, ठीक है। तो कुल मिला के जो टोटल इफेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, ओके। लेकिन जब हम इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं ना, जब हम इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं, इंफीरियर गुड्स, उसके केस में जब प्राइस नीचे जाता है, उसके केस में जब प्राइस नीचे जाता है तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, वो तो ये बोलता है, वो तो ये बोलता है भाई सस्ती चीज है, सस्ती चीज की तरफ शिफ्ट हो जाओ, राइट। जो सस्ता मिल रहा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ, वो तो यही बोलता है। लेकिन जो इनकम इफेक्ट है, अभी इनकम इफेक्ट अपन ने पढ़ा था, इनकम इफेक्ट में उल्टा चलता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं सस्ता वाला माल नहीं खरीदूंगा, मैं अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला खरीदूंगा, मैं महंगा वाला खरीदूंगा, राइट। तो ये वाला इफेक्ट ना, ये उल्टा जाता है, ये उल्टा जाता है कि अब मैं इसको कम खरीदना चालू करूंगा, राइट। मैं सस्ता नहीं खरीदूंगा, अब मेरी इनकम बढ़ गई, अब मैं अच्छा माल खरीदूंगा, राइट। तो इससे कुल मिला के इफेक्ट क्या आता है, जो टोटल इफेक्ट आता है ना, टोटल इफेक्ट तो वही आता है कि प्राइस गिरा है तो क्वांटिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, स्लाइटली मोर। ऊपर वाला क्या था, बहुत ज्यादा मोर, क्योंकि दोनों इफेक्ट ये बोल रहे हैं कि भैया ऊपर जाना है। लेकिन इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बोल रहा है ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इनकम इफेक्ट बोल रहा है यार थोड़ा नीचे भी जाना चाहिए। तो कुल मिला के आप इतना ऊपर नहीं जाओगे, आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ठीक है। कुल मिला के आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तो मतलब इंफीरियर गुड्स में जो रिएक्शन आता है ना, वो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन नॉर्मल गुड्स में बराबर आता है, ओके। आई गेस आप समझ पा रहे होंगे चीजों की गहराइयों को। ये देखने में बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही लॉजिकल सी चीजें हैं, पर इन्हीं के ऊपर जब सवाल बना करके घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पेश कर दिया जाएगा तो आपको इन गहराइयों में उतरना पड़ेगा। ये चीजें आप समझोगे तभी आप जो कोर टॉपिक्स है उनको हैंडल कर पाओगे, ओके। सो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमने डिमांड एनालिसिस समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं सप्लाई एनालिसिस की तरफ। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सप्लाई एनालिसिस में आप एक
प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, डिमांड में हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। तो आ जाओ प्रोड्यूसर बनते हैं। प्रोड्यूसर में हमको क्या लॉ सीखना है? सबसे पहले मार्जिनल रिटर्न्स की बात करते हैं। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इनिशियली एडिंग लेबर टू फिक्स कैपिटल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। मतलब आप कोई भी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब किसी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ जब मिलाते हो शुरू में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, वो ऊपर जाती है। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, बड़ा ही फेमस लॉ है। ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है इवेंचुअली आप शुरू में तो ऐड करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रही है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली एडिंग मोर लेबर to fixed capital base results in a decline in the marginal product of labor। मतलब इवेंचुअली क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्टिविटी है जो पहले ऊपर जा रही थी, वो इवेंचुअली जो है धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। एंड क्योंकि प्रोडक्टिविटी नीचे आना शुरू हो जाती है, इसीलिए आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, वो पहले गिर रहा होता है और फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट के बाद ना आपकी प्रोडक्टिविटी गिरना चालू हो जाती है। तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट को बनाने का कॉस्ट। तो अब आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई है ना, तो आपको उसको बनाने का कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर लॉ एक्सप्लेन्स द रीजन व्हाई MC curve, marginal cost curve looks like this। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट डू नॉट चेंज विद आउटपुट, दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेराई करेगा, मतलब ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो कम लगेगा, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट वो होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता आपने कितना बनाया, कम बनाया कि ज्यादा बनाया, वो तो लगेगा ही लगेगा। और तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग आउटपुट बाय 1 यूनिट, मतलब एक एडिशनल यूनिट बनाने का जो आपको कॉस्ट आ रहा है। ओके, अब इसका रिलेशनशिप समझते हैं, एक डायग्राम के साथ समझते हैं। ये रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखना, द MC कर्व, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स द ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। मतलब जब भी आप कॉस्ट का डायग्राम बनाओगे तो जो MC कर्व है, ये मैंने आपको शेप बताया कि ये इस तरीके से U शेप में होता है। ये आपकी जो कॉस्ट कर्व है उसको कहां से कट करेगा? जो आपका मिनिमम पॉइंट होगा वेरिएबल कॉस्ट कर्व का, एंड ऑल्सो जो आपकी टोटल कॉस्ट कर्व का। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होगा? जो आपके इस कर्व का सबसे मिनिमम पॉइंट है। ओके, और यहां पर हम टोटल कॉस्ट भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो जीरो से कभी भी शुरू नहीं होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपने चाहे कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया तो भी फिक्स कॉस्ट क्या है? एक मिनिमम तो लगना ही लगना है, तो राइट। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो से शुरू होता है। आप कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं लगेगा, बनाओगे तो लगेगा, राइट। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एंड जब ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो बनकर तैयार हो जाता है। कुछ इस तरीके का शेप इसका रहता है। ओके, तो शुरू में आप देख पा रहे हैं जो कॉस्ट कर्व है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा, मतलब इसके जो बढ़ने की जो रेट है वो डाउनवर्ड है, राइट, वो कम है। लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉस्ट कर्व। अब बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल के बारे में। ये क्या कहता है? अ फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एट द क्वांटिटी वेयर MR कर्व इज इक्वल टू MC कर्व। क्या इसके लिए कोई डायग्राम है हमारे पास? चलिए कोई नहीं, मैं बना देता हूं। अभी हमने, अच्छा, MR कर्व आपको पता है कैसी होती है? MR कर्व ऐसे रहेगी, राइट। आपका डिमांड कर्व रहता है, आपका MR कर्व रहता है, और जो MC कर्व है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, राइट। तो जिस पॉइंट पर आपका MC कर्व और आपका MR कर्व, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं,
जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो होगा आपका ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट, आपको उस लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके, एंड एक कंडीशन ये भी है, एमसी मस्ट नॉट बी फॉलिंग एट दिस पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट पर जहां इंटरसेक्शन हुआ है ना, तो वहां पे कर्व ऑलरेडी इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। ये क्यों जरूरी है, ये जरा ध्यान से समझो, ये क्यों जरूरी है, कंडीशन क्यों डाला गया। ये कंडीशन इसलिए डाला गया क्योंकि अगर इस पॉइंट पर एमसी कर्व नीचे जा रहा होता, अगर एमसी कर्व अभी भी नीचे जा रहा होता, तो हम उस पॉइंट पर नहीं रुक सकते। हमारे सामने और इंसेंटिव है कि अगर हम और क्वांटिटी बढ़ाएंगे और आउटपुट बढ़ाएंगे तो मेरा कॉस्ट और कम हो सकता है, तो हम उस पॉइंट पर नहीं रुक सकते, राइट। लेकिन अगर हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि अब मेरा एमसी कर्व ऊपर ही जा रहा है, तो फिर मेरे लिए बराबर एक सही पॉइंट आ चुका है जहां पे मैं अपने प्रोडक्शन को रोक सकता हूं कि इसके बियॉन्ड अगर और जाऊंगा तो मेरा खर्चा बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं, राइट। तो ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं। द आउटपुट क्वांटिटी वेयर एटीसी इक्वल्स प्राइस। ओके, मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर आपका जो प्राइस है वो आपकी टोटल कॉस्ट को कवर कर रहा है, ये मतलब हम एवरेज लेवल पे बात कर रहे हैं, और अगर आप टोटल लेवल पे बात करोगे तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही आपका खर्चा लग रहा है। इसमें आपका जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्लूडेड है, मतलब आपने उसको इंक्लूड कर लिया है। जो जो आपको एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है ना, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी यहां से निकल रही है, ठीक है। तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है, अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शायद बियॉन्ड चला गया, पर मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। मैंने बोला कि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ना, सर जितना रेवेन्यू इतना ही कॉस्ट है तो हमारा प्रॉफिट जीरो हो गया, राइट। लेकिन कौन सा प्रॉफिट जीरो हो गया, हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो गया। सब ये इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल कॉस्ट है ना, उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह इंक्लूड करके चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सर मैंने जॉब छोड़ के नया बिजनेस शुरू किया है, वो बिजनेस से मैं कितना कमाऊं ताकि मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकूं, तो इतना तो कमाना पड़ेगा ना कि वहां से सैलरी आपकी यहाँ पे रिकवर हो जाए। तो वो सैलरी आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो आपने कवर कर ली है यहाँ पे कि भाई वहां 50,000 कमा रहे थे, यहाँ भी आप 50,000 कमा रहे हो, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी उसको कवर कर लिया है, राइट। तो वो चीज यहाँ पे इंक्लूड होती है, मतलब आप अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कमा रहे हो, उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कमा रहे हो, राइट। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम इस भाषा में बोलते हैं कि हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट यहां पर जीरो है, पर अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी आपके जो बुक्स में जो प्रॉफिट आ रहा होगा ना, वहां पे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा। ओके, तो इस डायग्राम में आप देखो, हमारा ये है एटीसी कर्व और ये है हमारा एमसी कर्व। जहां पर ये दोनों मीट हो गए, जहां पर ये दोनों मीट हो गए, वो हो जाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मतलब आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो ना, वो अगर एटीसी तक पहुंच गया है, मतलब आपका प्रॉफिट गिरते 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 यहां तक आ गया, तो भैया यहां तक आकर के आपको समझ में आ जाएगा कि अब इससे नीचे ज्यादा अगर जाएंगे ना तो हमको लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉस वाला जोन होगा। तो ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके नीचे भी अगर आप आ गए हैं तो दैट वुड बी शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट में क्या होगा, शट डाउन पॉइंट में आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक आ गए, मतलब आप अपना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो, आप अपना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो, आप अपना फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा। ओके, तो शॉर्ट रन में आपका यहां पर फिर भी डिसीजन होगा कि भाई शायद हम कंटिन्यू करते रहे, लेकिन अगर आप इस पॉइंट के भी नीचे आ गए ना तो फिर आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ओके, so a firm should operate even if making a loss provided revenues cover variable cost। अब आपका दिमाग में ये चीज क्वेश्चन चल सकता है, सर यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना, अगर हम यहाँ किसी पॉइंट पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा तो लॉस हो रहा है, तो हम क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऑपरेट ना करें तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो पूरा का पूरा लग ही रहा है, राइट। फिक्स कॉस्ट तो पूरा का पूरा लग ही रहा है, तो वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा हूं तो ठीक है, मतलब कुछ तो फिक्स के ऊपर का निकल ही रहा है ना मेरा, राइट। तो इस लेवल पर मैं वेरिएबल तो कवर कर ही रहा हूं, प्लस हो सकता है फिक्स का भी
कुछ कुछ कवर कर रहा हूं। अगर मैं पूरा इस लेवल पे आ गया हूं तो मैं फिक्स का कुछ भी रिकवर नहीं कर रहा, सिर्फ वेरिएबल का रिकवर कर रहा हूं। तो फिक्स का कॉस्ट तो मुझे वैसे भी बियर करना ही है ना। अगर आप बंद भी कर दोगे तो भी तो फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन जीरो भी कर दोगे तो भी तो फिक्स कॉस्ट बियर करना ही है, राइट। तो शॉर्ट रन में आप इसको बियर करोगे, लॉन्ग रन में बियर नहीं करोगे। ओके, अगर आप एवीसी के भी नीचे आ जाते हो तो फिर आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा, आपके पास और कोई उपाय नहीं है। ओके, सो याद रखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट में आप टोटल कॉस्ट कवर कर रहे होते हैं और शट डाउन पे आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में याद रख लीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द 4 क्लासिफिकेशंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, जिसमें होमोजेनस प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं सारे, राइट। आपने जा करके आप एक कोलगेट टूथपेस्ट खरीद के लाए, अब वो आपने अपने गली के नुक्कड़ वाले ग्रोसरी स्टोर से खरीदा या किसी डीमार्ट से जा करके खरीदा, वो तो कोलगेट टूथपेस्ट ही रहेगा, राइट। तो दिस इज होमोजेनस प्रोडक्ट। एंड चलिए कोलगेट की तो मैं क्या ही बात करूं, आप मान लीजिए नॉर्मल दाल चावल टाइप की चीजें हैं, राइट। ये सब चीजें, तो ये सब चीजें तो यार एक जैसी होती हैं। एंड लो बैरियर्स टू एंट्री। लो बैरियर्स टू एंट्री मतलब अभी जो ग्रोसरी वाला जो बिजनेस है, इस बिजनेस में घुसने के लिए कोई बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए क्या, राइट, या कोई बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए क्या? जी नहीं, राइट। ये तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, जिस वजह से बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे किराना स्टोर्स हैं, बहुत सारी परचून की दुकानें हैं, राइट। तो दे आर लाइक परफेक्ट कंपटीशन, कि आप इससे लो या उससे लो, आपको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो वो लोग कभी भी आपसे अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर नहीं पाएंगे, राइट। उनको वही चार्ज करना पड़ेगा जो मार्केट में चलता है, वो उसके बियॉन्ड जाकर के कुछ चार्ज करें इतनी उनके पास पावर नहीं होती है। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सेलर्स तो बहुत है, लेकिन आप अपने लिए कुछ प्राइस कंट्रोल निकाल पाते हो, अपने लिए कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं है, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड। अभी जैसे मैंने एग्जांपल टूथपेस्ट का लिया था, तो देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स इन द मार्केट, लेकिन पतंजलि एक अपना यूएसपी लगा करके बैठा है, राइट। तो अब डाबर अपना एक लगा करके बैठा है, कोलगेट अपना एक लगा करके बैठा है, राइट। तो इस तरीके से लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं और अलग अलग प्राइसेस भी चार्ज कर रहे होंगे, राइट, बिकॉज वो अपना अपना एक यूएसपी गिना रहे हैं और लोग उस यूएसपी के लिए पे करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, लो बैरियर्स टू एंट्री, इसमें भी क्योंकि एंट्री ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए आपको बहुत सारे सेलर्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में मतलब धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो मार्केट में लोग कम होते जा रहे हैं। ओलिगोपॉली में और भी ज्यादा कम लोग हो जाएंगे, राइट। जैसे आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, राइट। कितने अभी गिन के 3 ही बचे हैं क्या? 4 बचे, राइट। तो आपका वी हो गया, आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, और बीएसएनएल को गिनना चाहें तो गिन लीजिए, राइट। तो ये प्लेयर्स हो गए। वैसे ही हम साथ में एयरलाइंस को भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है? फ्यू फर्म्स वाली इंडस्ट्रीज है। हाई बैरियर्स टू एंट्री, क्यों है इतने कम लोग? भाई क्योंकि इसमें घुसना ही बहुत मुश्किल है। टेलीकॉम इंडस्ट्री करने तो पहले वो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना पड़ेगा, उसमें ही लोगों का बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है कि यार इतना पैसा लाना और इतना टाइम इन्वेस्ट करना और इतना पेशेंस के साथ बिजनेस करना, मतलब बहुत मुश्किल काम है, राइट। सेम चीज एयरलाइंस पे भी अप्लाई होती है। एंड दे हैव इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग फर्म्स, इसमें एक फर्म ना दूसरे फर्म के डिसीजंस पे डिपेंडेंट होती है, राइट। कि अगर जियो ने अपने मंथली रिचार्ज का जो प्लान है उसमें प्राइस कम कर दी, तो वी को और एयरटेल को रिएक्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ, करना पड़ेगा, राइट। तो ये होती है इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग फर्म्स, ठीक है। वो एक दूसरे के डिसीजन को देखकर रिएक्ट करते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में किसी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, राइट। इसने आपको आलू 20 रुपया बेच दिया, वो 18 में बेचेगा या 19 में बेचेगा, मतलब वो चीज सस्टेनेबल होगी नहीं कि कोई ऐसा ज्यादा कर पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा तादाद है वहां पर कि आप ये चीज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। आपने मतलब कोई अगर प्राइस गिराने जाएगा तो पूरा मार्केट ही गिरा देगा, राइट। लेकिन अगर वो बढ़ाने जाएगा तो और कोई बढ़ाएगा नहीं, तो वो वैसे ही मार्केट के बाहर हो जाएगा, राइट। मोनोपोली,
मोनोपोली का सिंपल सा मतलब है कि और कोई सेलर है ही नहीं, एक इकलौता सेलर है, सिंगल सेलर, यूनिक प्रोडक्ट है इसके पास, वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। अगर बैरियर टू एंट्री हाई नहीं होती तो और भी लोग आ जाते हैं, और लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि ऑपरेट करने के लिए उसको शायद कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी जो सरकार किसी को दे नहीं रही है, राइट। तो ऐसी चीजें हो सकती है। दैट इज व्हाट विल हैपन इन अ मोनोपोली सिनेरियो। ओके, आओ इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में परफेक्ट इलास्टिसिटी का डिमांड, परफेक्ट इलास्टिसिटी वाला जो डायग्राम अपन ने शुरू में देखा था, राइट, वो डायग्राम यहाँ पर आ गया। मोनोपोलिस्टिक के केस में जैसी एक नॉर्मल डिमांड कर्व होनी चाहिए, स्लैंटिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसी कर्व आपको देखने को मिलेगी। ओलिगोपोली के केस में कुछ स्पेशल चीजें हो जाती हैं, ये किंग्ड डिमांड कर्व इसको बोलते हैं, राइट। ये सब चीजें हम आगे चलकर और भी पढ़ेंगे, राइट। पर अभी के लिए आप बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, ये किंग डिमांड कर्व क्या चीज होती है भला। तो इस किंग डिमांड कर्व को जरा ध्यान से समझिए। ये वाला जो साइड है ना, अगर मैं प्राइस कम करता हूं, अगर मैं प्राइस कम करता हूं तो ये वाला कर्व जो है ना थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा सा स्टीप है। इसका मतलब ये वाला जो आर्म है ना, दिस इज इनइलास्टिक, दिस इज इनइलास्टिक। लेकिन अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूं तो वो वाला जो डिमांड कर्व है ज्यादा फ्लैट है, दैट पार्ट इज मोर इलास्टिक। क्यों, जरा उसके पीछे का रीजन समझिए। अगर मैंने प्राइस कम किया, अगर मैंने प्राइस कम किया तो बाकी लोग भी रिएक्ट करेंगे और प्राइस कम कर देंगे, जिस वजह से मुझे प्राइस कम करने का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लोग मेरी तरफ आएंगे, जियो की तरफ आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो मेरे कस्टमर बहुत चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? बिकॉज मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो लोग अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहे, मैंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या होगा, नेचुरली मेरे कस्टमर्स फ्लो होकर के वहां चले जाएंगे, राइट। तो ये हमको दिखाई देता है इस किंग डिमांड कर्व में कि अगर आपने अपना प्राइस बढ़ाया ना, तब तो कोई और बढ़ाएगा नहीं और आपके कस्टमर्स एकदम से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना प्राइस कम कर दिया तो बाकी लोग भी कम कर देंगे और आपको उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, कस्टमर्स थोड़े बहुत आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। ओके, तो ये होता है किंग डिमांड कर्व के पीछे का लॉजिक। और फाइनली आता है मोनोपोली। मोनोपोली का भी आपको एक स्लैंटिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व भी देखने को मिलेगा, बिकॉज भले ही आप एक मोनोपोली हैं, लेकिन आपको अगर ज्यादा बेचना है तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाना है तो प्राइस कम करना ही पड़ेगा। ये लॉ इसके ऊपर भी बिल्कुल अप्लाई होता है। ओके, तो एक एक करके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें क्या ग्रोसरी स्टोर वाले खुद डिटरमाइन करेंगे प्राइस कि मैं आलू का क्या दाम रखूंगा? जी नहीं, जो मार्केट में चल रहा है वही रखना पड़ेगा। दे हैव नो कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस। डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज हॉरिजॉन्टल, पूरा एक हॉरिजॉन्टल कर्व आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग क्या है? प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ये परफेक्ट कंपटीशन की खासियत है कि तीनों ही आपको सेम देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑकर्स वेयर पी इज इक्वल टू एम सी, राइट। तो मेरे पास कर्व का डायग्राम है यहाँ पर। तो ये मार्केट ने, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने मिलकर के डिटरमाइन किया कि जहां डिमांड एंड सप्लाई मीट हो रही है वो प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगा, और यही मार्केट वाली प्राइस जो है जो इंडिविजुअल फर्म्स है वो लोग भी अपना लेंगे कि अच्छा मार्केट ने बोला ये प्राइस रखना है तो हम भी यही प्राइस रखेंगे, और इस प्राइस पे आपको मार्केट में जितनी भी क्वांटिटी बेचनी है आप जाकर के बेच सकते हो, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक प्रॉफिट अट्रैक्ट्स न्यू एंट्रेंट्स। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया था कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में आप सिर्फ और सिर्फ जो एक मिनिमम अपना प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हो वही कमाओगे आप, इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट कुछ नहीं कमाओगे। इकोनॉमिक प्रॉफिट वुड बी जीरो इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो क्यों होगा? बिकॉज मैंने बताया इसमें अगर ये मान लो ऐसा बिजनेस है जहां पे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मतलब जितना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सब कवर करने के बाद अब उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कमा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ओपन
मार्केट है, इसमें कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, तो इसमें और सारे लोग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या होगी, ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, और प्राइस गिरने की वजह से आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है एक टाइम के बाद खत्म हो ही जाएगा, राइट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे, ठीक है, दिस इज ऑब्वियस। मोनोपोली की बात करते हैं, सिंगल सेलर होता है विद सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर, बिकॉज और कोई है ही नहीं, तो वो जो प्राइस चाहे वो रख सकता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कर सकता है, ठीक है, ये टर्म इसमें यूज होता है कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूं, मैं तेरे को 100 में दूंगा, मैं उसको 120 में दूंगा, मेरी मर्जी, राइट। तो इस तरीके की क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मैं कर सकता हूं, राइट। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू फर्म डिमांड, राइट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक ही प्लेयर है, तो जो फर्म ने क्वांटिटी प्रोड्यूस की, सप्लाई की, वही मार्केट की डिमांड कर्व बन जाएगी। प्राइसिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन पी बिकॉज द फर्म मस्ट लोअर प्राइसेस टू सेल एडिशनल यूनिट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, बिकॉज ज्यादा माल बेचना है तो देखो प्राइस तो कम करना पड़ेगा। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोड्यूस वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, जहां पर एम आर और एम सी इक्वल हो जाएंगे वहां पर आप अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करो, वहां पे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, ओके। तो इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें देयर आर 3 डिग्रीज, जैसे फर्स्ट डिग्री में चार्जिंग ईच कस्टमर द हाईएस्ट प्राइस दे आर विलिंग टू पे, एक्सट्रैक्टिंग ऑल कंज्यूमर सरप्लस। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा आगे चलकर। तो बेसिकली फर्स्ट डिग्री में आप क्या कर रहे हैं, जो सामने वाला कंज्यूमर जो मैक्सिमम जितना उसकी विलिंगनेस टू पे, आप वो पूरा का पूरा चार्ज कर लोगे, ठीक है। सेकेंड डिग्री क्या है, प्राइसिंग बेस्ड ऑन क्वांटिटी, राइट, वॉल्यूम के बेस में। ये होता है ना, मोस्टली B2B में होता है कि ये मेरे से 1 टन खरीद रहा है, इसको एकदम महंगा प्राइस लगाओ, वो मेरे से 50 टन खरीद रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा, राइट। और ये ओपन है, वो खुला बोल के करता है कि भाई तू ज्यादा खरीद, मैं तेरे को भी कम में दे दूंगा, राइट। सो दिस इज सेकेंड डिग्री और दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, राइट, बोल के भी करते हैं। थर्ड डिग्री क्या है, प्राइसिंग बेस्ड ऑन कस्टमर डेमोग्राफिक्स, जैसे कि अच्छा तुम स्टूडेंट हो तो तुम, जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स पे होता है ना, स्टूडेंट हो तो लो थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग प्राइसिंग चार्ज की जा सकती है। सो प्रॉफिट्स इन मोनोपोली मार्केट, तो प्रॉफिट जो है, अगर आप पूरा का पूरा जो मैक्सिमम जो प्राइस कंज्यूमर देना चाह रहा है, विलिंगनेस टू पे, वो पूरा का पूरा अगर आपने चार्ज कर लिया तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे होगे। आप अगर एम आर इज इक्वल टू एम सी वाला क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होगे, और अगर आपने उससे भी कम कर दिया तो फिर आप लॉस में भी जा सकते हो। हालांकि लॉस वाली कैटेगरी में मोनोपोलीज यूजुअली आपको दिखेंगे नहीं, अनटिल अनलेस आप इंडियन रेलवे जैसी कोई एंटिटी है, ओके। इसमें आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट से भी नीचे आ गया है, इसीलिए आपको लॉस बियर करना पड़ रहा है। लेकिन इस वाले केस में आपका जो कॉस्ट है और आपका जो प्राइस है वो बिल्कुल मैच कर रहा था, तो इसलिए आप नॉर्मल प्रॉफिट वहां पर कमा रहे थे, ओके। कंज्यूमर सरप्लस का एक टर्म हमको सुनने को मिला, तो आओ उसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका, डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू अ कंज्यूमर प्लेसेस ऑन अ यूनिट परचेज एंड द प्राइस एक्चुअली पेड। मतलब एक कंज्यूमर मैक्सिमम कितने प्राइस पे भी इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड लेकर के चल रहा है ना, इस प्राइस पे भी ये प्रोडक्ट बिक सकता है, राइट। तो मतलब कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे है इस पर्टिकुलर प्राइस पे भी। लेकिन जो मोनोपोलिस्ट है उसने प्राइस कितना रखा हुआ है, उसने प्राइस इतना रखा हुआ है, इसका मतलब वो इतना भी देने के लिए तैयार था पर हमने इतने में ही उसको दे दिया। तो अब कस्टमर को, जो कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, ओके। तो ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीनीथ द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस पेड, राइट। तो ये वाला जो एरिया है कि जिस प्राइस के ऊपर जो एक तरीके का आप ऐसे बोल सकते हो, जो डिस्काउंट कंज्यूमर के दिमाग में लग रहा है ना कि यार मैं तो इसके लिए 1000 रुपए भी देने को तैयार था, सामने वाले ने मेरे को 800 में दे दिया, राइट। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है आपको 200 रुपए का, वो हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस, राइट, कि मेरे 200 रुपए बच गए। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वैसे ही चलेगा, राइट। तो ये चीज यही तो यूज होती है मार्केटिंग में, है ना। वो बोलते हैं 1500, अरे कोई नहीं आपके लिए 800 लगा देंगे, राइट। वही तो होता है ना, वही तो होता है, वो कंज्यूमर सरप्लस क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में, राइट। तो सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर्स द वैल्यू गेन्ड बाय द बायर फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो दिस इज आपको उस ट्रांजैक्शन से क्या वैल्यू मिली, आप उस चीज को बेसिकली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। इन परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली द सेलर कैप्चर्स द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अगर मैं अभी जो मैंने आपको डिग्रीज बताए थे ना यहाँ पर,
अगर मैं हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर लूंगा, अगर मैं हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर लूंगा तो ये प्राइस उठ करके यहां तक आ जाएगा। तो इसका मतलब कंज्यूमर जितना देने के लिए तैयार था मैं उतने पे ही बेच रहा हूं, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब उसको ऐसा कोई फीलिंग नहीं आएगी कि भाई मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर के आया हूं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद के, राइट। तो ये मोनोपोलिस्ट की जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उस पर डिपेंड करेगा, कंज्यूमर सरप्लस वो पूरा का पूरा खुद ही खा जा रहा है या थोड़ा सा कंज्यूमर को भी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ओके, सो लेट अस समराइज टुडेज डिस्कशन। क्या क्या चीजें सीखी हमने? वी टॉक्ड अबाउट इलास्टिसिटीज। इलास्टिसिटी क्या होती है कि कस्टमर्स कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं प्राइस को लेकर। यहाँ पर प्रोडक्शन फेसेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द शॉर्ट रन, राइट। शॉर्ट रन में शुरू में प्रोडक्टिविटी हाई होती है तो कॉस्ट जो है वो नीचे आती है, एक पॉइंट के बाद कॉस्ट दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाती है बिकॉज प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑलवेज ऑकर्स एट एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो अगर आपको ये निकालना हो कि एक प्रोड्यूसर को कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, ऑप्टिमल आउटपुट उसका क्या होना चाहिए, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि एम आर कर्व और एमसी कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एमसी कर्व जो है वहां पर इंक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट कंपटीशन रिजल्ट्स इन जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट, बिकॉज आप अल्टीमेटली वहां पे अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा तो वहां पे इतने कंपिटिटर्स आ जाएंगे कि आपका प्राइस गिर जाएगा और फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट वहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मोनोपोलीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो ये लोग भी ऑप्टिमल क्वांटिटी वहीं पर कमाते हैं बट चार्ज अ प्राइस हायर देन एम सी, क्रिएटिंग पोटेंशियल एफिशिएंसी लॉसेस अनलेस रेगुलेटेड। मतलब अगर वहां पे रेगुलेशंस ना हो तो ऑब्वियसली बात है ये लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितना भी कर सकते हैं और कंज्यूमर सरप्लस जो है पूरा का पूरा भी खत्म कर सकते हैं। अगर वहां पे रेगुलेशंस होते हैं तो फिर उनको उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। ओके, सो यस दैट्स ऑल अबाउट ऑल द टॉपिक्स दैट वी नीडेड टू कवर, जो हमको आज कवर करना था हमारे इकोनॉमिक्स डे 1 सेशन में। सो आई वोंट से कि कोई बहुत ज्यादा ही टेक्निकल डिस्कशन था, राइट, बट अगेन ऑन द सेम पॉइंट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ऑल्दो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था पर चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर थी, राइट। तो सिंपल चीजें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने में समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ओके, सो इनको ध्यान दीजिए, इनको अपने दिमाग में रखिए, इनको ज़रूर याद रखिए ताकि आपको आगे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि आप कहीं पर भी अटको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।